हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं स्नेहा और आज हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी यानी आनुवंशिक शब्दावलियाँ। इसके पहले हम लोग को एक चीज़ के बारे में पढ़ना है। जो टॉपिक पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक दो टॉपिक जो हैं, एक दो चीज़ें हैं वो रह गई थी। हम लोग को आज पढ़ना है कि मेंडल के जो वर्क थे, मेंडल ने जो कार्य दिए, जो कार्यों के बारे में उन्होंने बताया था, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके जो भी निष्कर्ष निकले उसे इतना ज़्यादा पब्लिश क्यों नहीं किया गया, उन्हें उनके कार्य के लिए जो क्रेडिट है वो क्यों नहीं दिया गया, इतनी सराहना उनकी नहीं की गई, तो क्या कारण थी। ठीक है, उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम वो परिभाषाओं या फिर डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि जेनेटिक्स में यूज़ होती हैं और जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रीजंस ऑफ हाइटनेस ऑफ मेंडल्स वर्क। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने कुछ जो पी प्लांट पर अपने प्रयोग किए थे, पी प्लांट पर उन्होंने प्रयोग किए, लेकिन कुछ कारण थे जिसके कारण उन्हें इतनी सराहना नहीं मिली थी, उन्हें लोग नहीं पहचानते थे। लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग उनकी वाह करने लगे। ठीक है, सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि जिस पत्रिका में, जिस पब्लिकेशन में उन्होंने अपने मतलब निष्कर्षों को प्रकाशित किया था, ठीक है, जिस रिसर्च पेपर को उन्होंने जिस पब्लिकेशन में अपना प्रकाशित किया वो इतना ज़्यादा पब्लिश्ड नहीं हुई। ठीक है, मतलब जहाँ पर उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए थे, अपने निष्कर्षों के बारे में बताया था, उससे काफ़ी कम लोग पढ़ते थे, या फिर दूसरा कारण था कि वो इतनी ज़्यादा पब्लिश नहीं हुई, इतना ट्रेंडिंग पर वो नहीं थी। ठीक है, पब्लिकेशन। ठीक है, तो जिस पत्रिका में मेंडल ने अपने प्रयोगों के बारे में बताया या फिर अपने निष्कर्ष दिए, उसे काफी कम लोग पढ़ते थे। ठीक है, काफी कम लोग पढ़ते थे, या फिर नहीं, और ठीक है, वह पत्रिका, ठीक है, वह पत्रिका इतनी प्रकाशित नहीं हुई। ठीक है, प्रकाशित नहीं हुई, इतनी ज़्यादा पब्लिश्ड वो जो पत्रिका थी वो नहीं हुई। ठीक है, तो ये कारण थे। तो जिस पत्रिका में उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए थे वो इतनी ज़्यादा पब्लिश नहीं हुई थी, तो लोगों को उनकी बातों के बारे में पता भी नहीं चला। ठीक है, दूसरा जो कारण है वो ये है, दूसरा जो कारण माना जाता है कि जो मेंडल थी उन्होंने नेचुरल साइंस पढ़ी थी। ठीक है, उन्होंने नेचुरल साइंस तो पढ़ी थी, लेकिन उस बैकग्राउंड में, नेचुरल साइंस में उन्हें कोई भी डिग्री या फिर ट्रेनिंग, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी। ठीक है, तो यानी नेचुरल साइंस में कोई डिग्री या ट्रेनिंग नहीं की थी। ठीक है, नहीं की थी। तो जब उन्होंने अपने और भी मतलब सभी लोगों को उन्होंने जब अपने प्रयोगों के बारे में बताया, तो लोगों ने बस यही समझा, बाकी वैज्ञानिक यही जानने लगे कि जब इसे कोई भी ट्रेनिंग इसने नहीं ली है, ठीक है, नेचुरल साइंस में, या फिर इसके पास कोई डिग्री ही नहीं है, तो इसने जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट किए होंगे वो गलत ही होंगे। उन्होंने पहले ही ये लॉजिक लगा लिया कि इसने, मेंडल ने जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट किए वो सारे के सारे गलत होंगे, उसमें कमियाँ होंगी। ठीक है, तो ये कारण भी रहा। तीसरा क्या है, एक वैज्ञानिक थे कार्ल नेगली। ठीक है, नेगली नाम के वैज्ञानिक थे, नेगली नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा, जब मेंडल अपने प्रस्तावों को लेकर, अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में नेगली को उन्होंने बताया, ठीक है, तो नेगली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नेगली ने कहा अच्छा ठीक है, तुमने ऐसे ऐसे प्रयोग किए। ठीक है, तो मेंडल काफ़ी खुश हुए। ठीक है, कि नेगली इतने ज़्यादा महान, मतलब इतने नामी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने उनकी बात सुनी। ठीक है, वो खुश हुई। तो कार्ल नेगली ने कहा कि तुम ये जो प्रयोग है, जो प्रयोग तुमने पी प्लांट पर किया है, सेम रिजल्ट मुझे किस पर ला कर दो, हॉकविड पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि कार्ल नेगली द्वारा दिए गए हॉकविड पर, ठीक है, हॉकविड इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हॉकविड या फिर हरीशियम,
ठीक है, प्लांट ही होता है हरेशियम, हॉकवुड हरेशियम पर मेंडल के प्रयोग असफल रहे। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो मेंडल थे वो कहीं ना कहीं लकी रहे पी प्लांट को चुनने में, क्योंकि जो निष्कर्ष, वो जो रिजल्ट इस पर लाने वाले थे वो हॉकवुड पर उन्हें देखने को नहीं मिली। ठीक है, हॉकवुड पर अगर उन्होंने जो प्रयोग किया था, जो सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने जब हॉकवुड पर किया तो उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिले, यानी कहीं ना कहीं वो पी प्लांट को चुनने में बहुत लकी भी थे। ठीक है, तो इसके कारण भी नेगले ने कहा तुमने तो ये जो जो रिजल्ट्स हैं वो इस वाले प्लांट पर आप तुम लाकर ही नहीं दिखा पाए। ठीक है, तो यानी उन्हें यहाँ पर भी वो फेल हो गए। ठीक है, जो फोर्थ रीजन है वो ये है कि मेंडल को जेनेटिक्स की बेसिक चीज़ों का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, उन्हें बेसिक बातें नहीं पता था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जीन को फैक्टर बोला। क्या बोला उन्होंने? जीन को फैक्टर या कारक बोला। उन्होंने क्या बोला पता है? मेंडल ने बोला था कि कोई चीज़ या फिर कोई वस्तु होती है जिसके कारण एक कैरेक्टर यानी लक्षण जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित होते हैं। यानी कि उन्हें जीन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने फैक्टर बताया, और वो फैक्टर जो भी उन्होंने फैक्टर भी बताया उसका वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि जो फैक्टर है वो आखिरकार बनता किस चीज़ से है, उसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, तो फैक्टर या कारक, या फिर स्टार्टिंग से हम क्या लिखेंगे, कि मेंडल को जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी की बेसिक चीजों का ज्ञान नहीं था, बेसिक बातों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बेसिक बातों का उन्हें ज्ञान नहीं था, वो फैक्टर का जीनोटाइप नहीं बता पाए। यानी उन्होंने बताया था जैसे लंबाई का, उन्होंने वो बताया कि लंबाई एक लक्षण होता है। ठीक है, इसके 2 ट्रेट्स हो सकती हैं। अभी हम लोग हम क्या पढ़ेंगे, अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषाएं देखेंगे कि जेनेटिक्स में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो यूज होती हैं। ठीक है, तो लंबाई को उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी कि एक लंबापन होता है और एक बौनापन। ठीक है, 2 चीज़ें बताई। तो उन्होंने ये बताया कि लंबाई का जो 2 प्रकार है, लंबाई के 2 ट्रेट हैं, 2 वेराइटीज़ हैं, लंबापन और बौनापन। ठीक है, तो वो बनी किस चीज़ से हैं, यानी इसका जीनोटाइप वो नहीं बताया पाए कि लंबापन किस चीज़ से हो रहा है और बौनापन किस वजह से हो रहा है। बस उन्होंने ये बताया था कि फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर को जो कि अब जीन बोलते हैं फैक्टर को। ठीक है, जैसे मेंडल ने फैक्टर बोला था और जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने उसे जीन बताया। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि लंबाई और बौनापन जो है इसका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, जीनोटाइप बताने में वो असमर्थ रहे। अब हम क्या बोलते हैं, 5th वाला रीज़न देखो। 5th रीज़न ये है कि मेंडल ने जो भी चीज़ें बताई थी वो समय से काफ़ी आगे की बातें थी, जिसके कारण वहाँ के जो वैज्ञानिक थे वो उन सभी चीज़ों के बारे में मेंडल की बातों को इतना नहीं समझ पाए। यानी कि जिन बातों का मेंडल जिक्र कर रहे थे वो समय से काफ़ी आगे की बातें थी। ठीक है, समय से काफ़ी आगे की बातें थी। ठीक है, बहुत आगे की बातें थी, समय से उन्होंने पहले ही बता दिया था इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो वैज्ञानिक जो थे वो इतना नहीं समझ पाए। ठीक है, आगे की बातें थी। 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक, जिस टाइम पर मेंडल के जो प्रयोगों के बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, उस टाइम पर 1859, ठीक है, 1859 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, इनकी बहुत चर्चा थी। विकासवादी सिद्धांत यानी डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, डार्विन्स
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जिस टाइम पर मेंडल ने अपने नियम दिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के बारे में बताया था, जिस टाइम पे देखो उसी टाइम पे आई थी, ठीक है। 56 से कब क्या था, 1856 टू 1863 तक के तो प्रयोग किए थे मेंडल ने, ठीक है। तो इसी बीच में डार्विन की थ्योरी भी आई थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। विकासवादी सिद्धांतों के बारे में भी डार्विन ने बताया था। तो सभी का जो ध्यान था, सभी का ध्यान किसकी तरफ था, डार्विन की तरफ था, जिसके कारण मेंडल के प्रयोगों के बारे में तो किसी ने चर्चा भी नहीं की, उनके प्रयोगों के बारे में तो बात ही नहीं थी, है ना। तो डार्विन की थ्योरी आई थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। एवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो डार्विन की थ्योरी आई थी, तो जिसके कारण ये भी कारण माना जाता है कि मेंडल के जो प्रयोग थे उन्हें इतनी सराहना नहीं मिली, ठीक है। तो क्या है 6 वाला कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में सांख्यिकीय पद्धतियों, ठीक है, मेथड्स और गणितीय गणनाओं, ठीक है, गणितीय गणनाओं यानी कि मैथमेटिकल्स लॉजिक, ठीक है, लॉजिक का प्रयोग किया, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है, प्रयोग किया, ये कारण थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में क्या किया, सांख्यिकी और गणित का प्रयोग किया, मैथमेटिक्स और किसका, सांख्यिकी का प्रयोग किया। तो इसके कारण भी तो उस टाइम में जो वैज्ञानिक थे वो नहीं समझ पाए, बायो वाला मैथ को इतना ज़्यादा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने समझा वहाँ पर, तो इसका कारण था कि उन्होंने मैथ का यूज़ किया था। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। मेंडल के वर्क पर अब रीडिस्कवरी हुई और कहा गया कि मेंडल ने जितने भी अपने वर्क बताए थे, जितने भी उन्होंने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए और निष्कर्ष दिए, वो सभी के सभी सही थे, ठीक है। तो 1900 में तीन अलग अलग वैज्ञानिकों ने, हुगो डी व्रिस थे, कार्ल कोरेंस हैं और शार्मा, ठीक है। तो ये 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने जो मेंडल के कार्य थे उन पर फिर से प्रयोग किया, रीडिस्कवरी वो बताई जाती है, ठीक है। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। मेंडल के कार्यों का पुनः आविष्कार, ठीक है, यही बोलेंगे हम, पुनः आविष्कार, फिर से आविष्कार क्या क्या। तो 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने मेंडल के, ठीक है, ये 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के प्रयोगों पर पुनः प्रयोग किया, ठीक है। क्या क्या उन्होंने पुनः प्रयोग किया और बताया, ठीक है, और उन्होंने बताया कि मेंडल ने जो भी निष्कर्ष दिए, ठीक है, उन्होंने जो भी निष्कर्ष दिए थे, जो भी रिजल्ट उन्होंने बताए थे, वो सारे के सारे सही हैं, वो बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही है, सही थी, ठीक है। तो देखो मेंडल ने एक बात सच बोली थी कि लोग मुझे मेरे जीते जी तो मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मरने के बाद लोग एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग मुझे पहचानेंगे और कहेंगे कि हाँ, कि मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने भी क्या कर दिखाया है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने निष्कर्ष दिखाया था और आज आनुवंशिकी के पिता, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है।
तो कौन कौन से वैज्ञानिक थे? देखो, तो वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? वैज्ञानिक थे, वो पहले वैज्ञानिक थे हुगो डी व्रिज। ठीक है, कौन थे? हुगो डी व्रिज, इंग्लिश में लिख देते हैं हुगो डी व्रिज। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के। ठीक है, हॉलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या लिख देते हैं? ओइनोथेरा पर प्रयोग, इन्होंने इस पर प्रयोग किया था। दूसरे कौन थे? दूसरे थे हमारे कार्ल कॉरेंस। ठीक है, इंग्लिश में इनका नाम लिख देते हैं कार्ल कॉरेंस। ठीक है, कहाँ के थे ये थे जर्मनी के, ये जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने पी और मेज यानी कि मटर और मक्के पर प्रयोग किया था, मक्का। और तीसरे थे हमारे शर्माक। ठीक है, शर्माक जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और इन्होंने पुष्पी पादपों पर अपना प्रयोग किया, पुष्पी पादपों पर, पादपों पर यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स पर। प्लांट्स पर। ठीक है, इतना समझ में आया? ये 3 वैज्ञानिक थे। तो 1900 में ही इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए। ठीक है, इन तीनों ने ही अलग अलग देश के रहने वाले थे। ठीक है, ये हुगो डी व्रिज जो थे वो हॉलैंड के। ठीक है, और कार्ल कॉरेंस जो थे वो जर्मनी के, और शर्माक जो थे वो कहाँ के? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन तीनों ने ही सर्च किया, देखो भैया प्रयोग कर रहे हैं आनुवंशिकी से रिलेटेड, तो उन्होंने जब सर्च किया तो इन्हें मिला मेंडल्स का रिसर्च पेपर। क्या मिला? मेंडल का रिसर्च पेपर मिला इन्हें, रिसर्च पेपर। ठीक है, अब रिसर्च पेपर मिला तो उसमें सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। ठीक है, उन्होंने आनुवंशिकी के जो भी प्रयोग किए थे उन्होंने, मेंडल ने, तो वो सारे के सारे किसमें? उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ही तो लिखे थे। तो इन तीनों को ही मिला मेंडल का रिसर्च पेपर। अब उन्होंने उस चीज़ को देखा, इनका पहले कोई प्लान नहीं था कि मेंडल ने पहले प्रयोग किए थे और उसी पर हमें प्रयोग करनी है। ये अपनी अपनी चीज़ें निकाल रहे थे। ठीक है, इन्होंने ओइनोथेरा पे प्रयोग किया, इन्होंने पी और माइस पर, और इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स पर किया। तो उन्होंने कहा कि हम पहली बार कर रहे हैं और ये किसी ने नहीं किया। ठीक है, इसकी सारा जो क्रेडिट है वो हमें मिलेगा। लेकिन पहले ही मेंडल ने ये सारी चीज़ें कब? 1963 में, सॉरी 1863 में उन्होंने बता दिया था। और कहाँ? ये 1900 में करने जा रहे थे, जो कि 1963 में पहले ही 1863 में पहले एक नाम के मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने इस चीज़ के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा था। ठीक है, तो फिर इन्होंने मेंडल के रिसर्च पेपर में देखा, प्रयोग देखे, और इस पर फिर रीडिस्कवरी हुई। फिर से प्रयोग करना शुरू किया। तो उन्होंने जब प्रयोग किया तो उन्होंने क्या पाया कि मेंडल ने जो भी चीज़ें दी, जो भी बातों के बारे में उन्होंने बताया है वो सारा का सारा सही है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जिस वैज्ञानिकों को तुम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे वो उसने क्या कर दिखाया। ठीक है, उसने किन किन चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो फिर इसके बाद ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, हुगो डी व्रिज, कार्ल कॉरेंस और शर्माक नाम के 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों ने ही मेंडल के प्रयोगों पर फिर से प्रयोग किया था और पाया कि मेंडल ने जो भी चीज़ें बताई वो सारी की सारी कैसी हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 1900 में एक नाम के वैज्ञानिक थे विलियम वाटसन एक वैज्ञानिक थे। विलियम वाटसन ने क्या किया? विलियम वाटसन ने मेंडल के रिसर्च पेपर को, ठीक है, रिसर्च पेपर को देखो, रिसर्च पेपर जो था, क्योंकि वो जर्मन भाषा में था, मेंडल ने जो रिसर्च पेपर में अपने प्रयोग बताए थे वो किस भाषा में थे? जर्मन भाषा में। ठीक है, तो मेंडल के रिसर्च पेपर को उन्होंने क्या किया? जर्मन भाषा से किस में कन्वर्ट कर दिया? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है भैया, अंग्रेजी जानते थे सब लोग वहाँ पर, अंग्रेजी भाषा में उन्होंने, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करके इन्होंने रिसर्च पेपर को फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा पब्लिकेशन में इसे पब्लिश कर दिया। ठीक है, पब्लिकेशन में
पब्लिश्ड यानी प्रकाशित कर दिया, प्रकाशित कर दिया। इतना समझ में आया? ठीक है। 1901 में विलियम वाटसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, विलियम वाटसन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेंडल के जो प्रयोग थे, मेंडल का जो रिसर्च पेपर था पहले तो उसे जर्मन भाषा में किस में कन्वर्ट कर दिया, अंग्रेजी भाषा ने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और उसे फ्लोरा नाम के पब्लिकेशन में उसे प्रकाशित कर दिया। ठीक है। प्रकाशित उन्होंने किस पत्रिका के नाम पे किया, उन्होंने पत्रिका किस बनाई, पत्रिका का नाम क्या था, और उस पत्रिका का नाम था मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है। इस पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित कर दिया और यहीं से फिर मेंडल को नाम मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। यहीं से उन्हें आनुवंशिकी पिता की उपाधि दे दी गई। ठीक है। किसकी उपाधि मिली उन्हें, आनुवंशिकी के पिता। कितनी बड़ी उपाधि दे दी गई, आनुवंशिकी के पिता या फिर के जनक। ठीक है। तो ये मेंडलिज्म खत्म हो जाता है, यहीं पर रीडिस्कवरी हो गई थी उनकी। ठीक है। 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने फिर से प्रयोग करके दिखाया। 1901 में विलियम वाटसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के रिसर्च पेपर को क्या किया, जर्मन भाषा से इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में उन्होंने कन्वर्ट किया। ठीक है। और फ्लोरा नाम के पब्लिकेशन में पत्रिका क्या थी, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी नाम की पत्रिका के रूप में उसे प्रकाशित कर दिया, उसे पब्लिश कर दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, मृत्यु के बाद में तो फिर उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ के बारे में उन्होंने बताया था तो लोग उन्हें जानने लगे और कहा गया कि मेंडल ने जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई थी वो बिल्कुल की बिल्कुल सही थी, 100% वो सही थी। ठीक है। 100% सही थी, है ना। तो मेंडल को जब उनके कार्य की सराहना नहीं मिली उनके जीते जी, तो वो सदमे में भी रहे। सदमे में रहकर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किए थे। ठीक है। लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद मेरे प्रयोगों में कोई कमी है। ठीक है। तो फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें छोड़कर फिर से वो मॉन्की बन गए। ठीक है। फिर से वो प्रिस्ट का काम ही करने लगे मोनास्ट्री में। तो ये था, इतना ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, क्या क्या परिभाषाएं हैं जो जेनेटिक्स में यूज होती हैं। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, आनुवंशिकी, शब्दावलियाँ। ठीक है। शब्दावली। पहले हम लोग पढ़ते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम, समरूप गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश लिख देते हैं पहले भैया, होमोलोगस क्रोमोसोम हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप गुणसूत्र। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, समरूप जो रूप है, जो स्ट्रक्चर है वो समान होती है। सिंपल सी चीज़ है। मान लो देखो ये क्या है, क्रोमोसोम होता क्या है, ये है 2 क्रोमोसोम। नॉर्मली क्रोमोसोम जो है यानी गुणसूत्र जो है वो ऐसे ही दिखता है। ठीक है। आप लोग बोलोगे कि क्रोमोसोम तो ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। लेकिन वो क्या है तो सिंगल ही क्रोमोसोम। वो क्या है, अपना ही कॉपी बना लेता है, कॉपी लेकर चलती है ना क्रोमोसोम। आगे चलकर वो डिवीजन करेगी, मेटाफेज। ठीक है। तो इस तरह से फिर वो अपनी कॉपी बना लेती है। लेकिन नॉर्मली जो क्रोमोसोम है वो ऐसा दिखता है। ठीक है। क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, एक सेल है, सेल के अंदर होती है न्यूक्लियस, केंद्रक होता है। सेल है भैया, इसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमोसोम जो है वो बिखरे हुए रूप में धागे की तरह स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आप लोगों ने कि क्रोमोसोम जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र। ठीक है। गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, केंद्रक में, न्यूक्लियस में। ठीक है। ये कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र हैं और गुणसूत्र जो है धागे की तरह वो बिखरे हुए पड़े हैं। क्रोमोसोम के अंदर ही होता है डीएनए। डीएनए के बारे में आगे पढ़ोगे, ये क्या है, डीएनए है और डीएनए पे ही प्रेजेंट होते हैं जीन। ठीक है। तो जीन के बारे में भी अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम।
ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिनकी स्थिति, जीन की स्थिति समान हो, ठीक है, और वो समान आकार की हो, उसी चीज़ को हम बोलते हैं होमोलोगस यानी समरूप गुणसूत्र, ठीक है। तो आकार यानी लंबाई में समान हो, ठीक है, लंबाई में समान हो। मैं बोल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं डेफिनेशन लिखूँ, क्योंकि हम लोग को जेनेटिक टर्म के बारे में बस टर्म समझ में आनी चाहिए, या उसकी डेफिनेशन नहीं आएगी। क्लास 10th में आती थी डेफिनेशन की, जीन बताओ, ठीक है, और होमोलोगस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है। तो देखो ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो ये क्या होगा, समान स्थिति पर पाए जाने वाली जीन और समान लंबाई वाले गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं, होमोलोगस गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो ये मान लो यहाँ पर एक जीन है, तो यहाँ पर भी वही जीन होगा सेम कैरेक्टर का, ठीक है। तो जीन की स्थिति अगर समान हो और वो दोनों क्रोमोसोम, वो दोनों गुणसूत्र समान लंबाई के हों, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सभी लोग जानते हो। 46 यानी कि 23 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, जोड़ा होता है। जोड़ा क्यों होता है, 23 गुणसूत्र हमारे मम्मा से आएंगे, मम्मी से, ठीक है, सॉरी 23 मॉम से आएंगे और 23 आएंगे पापा से। तो फिर टोटल 46 क्रोमोसोम आएंगे, लेकिन है तो 23 का पेयर है, 23 का एक पेयर है, ठीक है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। तो आया समझ में, होमोलोगस क्रोमोसोम जिसमें जीन की स्थिति समान हो और वो समान लंबाई के हो, तो इसी चीज़ को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ते हैं जीन क्या होता है। जीन, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, जीन क्या होता है। जीन हिंदी में भी जीन ही बोलते हैं इनको। तो जीन क्या होता है, जिसके कारण जो लक्षण, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं जीन, ठीक है। जीन क्या होता है, वैसे जीन की डेफिनेशन अगर हम लिखें, जीन की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो ऐसा बोलेंगे कि डीएनए के कोई भी सेगमेंट, डीएनए का कोई भी सेगमेंट यानी खंड, ठीक है, या फिर कोई भी पार्ट। तो मान लो ये डीएनए है, इसका कोई भी पार्ट यहाँ से यहाँ तक का मान लो ये पार्ट है, एक डीएनए का एक सेगमेंट है, खंड है, खंड हो गया ना, ये क्या है, खंड है। अगर ये खंड एक संपूर्ण आरएनए, एक कंप्लीट आरएनए, या फिर वो एमआरएनए बनाए, एमआरएनए, ठीक है, इस तरह से एमआरएनए बनाए, या फिर वो टीआरएनए बनाता है, या वो बनाए आरआरएनए, कुछ भी बनाए। अगर आरएनए बना रहा है, वो एक कंप्लीट आरएनए बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, और आरएनए से क्या बना रहा है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बना रहा है, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे जीन, जो कि एक कंप्लीट आरएनए बना ले और आरएनए से फिर प्रोटीन से बन जाए, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं जीन। जीन क्या है, आनुवंशिकी की इकाई है, क्या है, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स ही तो है। जीन के कारण ही तो जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स जा कैसे रहे हैं, जीन की हेल्प से। जीन, ठीक है, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में ही तो होंगे जीन, तो जीन हो गया। अब ट्रेट समझो, ट्रेट क्या होती है, विशेषता या फिर वेराइटीज बोल दो आप लोग इसको। ये तो मिट्टी गया, आनुवंशिकी, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है ट्रेट, व्हाट इज ट्रेट या फिर वैरायटी। तो देखो, मान लो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है हेयर कलर, हेयर कलर यानी बालों का रंग, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, बालों का रंग। ये क्या है, एक लक्षण है, लक्षण मैंने क्या लिया है, बालों का रंग। तो देखो, हम लोग जेनेटिक्स में कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे जो हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, यानी कि हाइट जो है, टॉल हाइट है या फिर शॉर्ट है, तो वो कैरेक्टर जो हमें मिला है वो किससे मिला है, हमारे पेरेंट्स से मिला है। तो हेयर कलर, बालों का जो रंग है, वो एक कैरेक्टर हो गया, क्या है, बालों का कलर, ये कैरेक्टर या लक्षण हो गया। अब बालों का कलर ब्लैक हो सकता है,
ठीक है, काला हो सकता है, बालों का रंग भूरा हो सकता है, ब्राउन कलर, और एक और कौन सा मान लेते हैं, वाइट मान लो, ठीक है, सफ़ेद, वाइट हो गया। तो ये हो गया कैरेक्टर्स, बालों का रंग, और ये जो हैं वो हो गए ट्रेड्स, ये इन्हीं को बोलते हैं ट्रेड्स, ठीक है, यानी वेराइटीज़। इसी तरह को अगर मैं दूसरे तरह से बताऊं, एक सिंपल सा फंडा देखो, नूडल्स सभी ने खाए हैं, नूडल्स, ठीक है, नूडल्स। अब नूडल्स में एक मैगी आ गई, ठीक है, मैगी आ गई, और एक आ गई यप्पी, एक आ गई यप्पी। तो यहाँ पर जो नूडल्स हैं, ठीक है, नूडल्स हैं, वो तो हो गया कैरेक्टर, और एक मैगी और जो यप्पी है वो क्या हो गई, ट्रेड्स हो गई, यानी कि वेराइटीज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जब हेयर कलर था तो बालों का जो रंग है वो ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है, यानी इस तरह से हाइट की अगर बात करें तो हाइट, लंबाई जो है, लंबाई वो लंबा है या फिर बौना है, तो ये क्या हो गई, ट्रेड्स हो गई, ठीक है। तो किसी कैरेक्टर की दो वेराइटीज़ कितनी भी हो सकती है, ठीक है, कैरेक्टर्स की अलग अलग वेराइटीज़ को ही क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। बात समझ में आई? अब हमें क्या समझना है, अब हम लोग को समझना है एलील। एलील हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी, या फिर हिंदी में भी आपको एलील लिख कर मिल जाएगा, ठीक है, युग्म विकल्पी। क्या होता है एलील? जो एलील है वो बताया जाता है कि एलील सेम कैरेक्टर को सेम लोकस पर मिलने वाली, मैंने अभी लोकस नहीं बताया आप लोग को, ठीक है, तो अभी हम लोग लोकस समझ लेंगे एलील में ही। सेम कैरेक्टर को सेम लोकस पर मिलने वाले जीन को ही हम बोलते हैं एलील। जो एलील है वो जीन का ही थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, विपरीत वैकल्पिक संकेतक जोड़ों को हम एलील बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विपरीत वैकल्पिक संकेतक जोड़ों को क्या बोलते हैं, जोड़ों को ही एलील बोलते हैं, ठीक है। तो जो एलील होता है वो स्लाइटली फॉर्म है एक, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा जीन का पार्ट है, लेकिन है तो जीन ही, ठीक है, उसका कुछ भाग है। तो जो विपरीत, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के एक जोड़े को, एक पेयर को, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के एक पेयर को संकेत कोड करने वाले क्या करते हैं, कोड करने वाले जीन को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ऐसे समझो, समझना है अगर तो, ये क्रोमोसोम है, ये है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है, यहाँ पे डीएनए है। तो यहाँ पे समझ लो कि एक जीन है, और वो जीन जो है वो हाइट का है, लंबाई का जीन है एक, ठीक है। तो यहाँ पर भी लंबाई का जीन होगा। अगर ये फादर का क्रोमोसोम है और ये मदर का क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लंबाई का जीन पाया जा रहा है, लंबाई का समझो, तो यहाँ पर भी लंबाई का जीन होगा, ठीक है। यानी कि सेम लोकस पर, सेम पोजीशन पर, और इस सेम पोजीशन को ही, इस पोजीशन को ही, ठीक है, पोजीशन ऑन क्रोमोसोम को ही क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लोकस। तो लोकस और पोजीशन एक ही चीज़ है, ठीक है। पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर जो स्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर लंबाई का जीन है तो यहाँ पर भी लंबाई का जीन होगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, लंबाई का जीन होगा, लंबाई का जीन होगा। और कैरेक्टर क्या है, लंबाई का जीन है, यहाँ पर भी लंबाई का जीन है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेम कैरेक्टर के लिए, सेम जीन को दर्शाने के लिए, ठीक है, क्या बोला हमने, सेम कैरेक्टर को, ठीक है, कोड करने वाले, सेम लोकस पर पाए जाने वाले जीन को ही हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो एक ही लोकस पर पाए जा रहे हैं, एक ही पोजीशन पे पाए जा रहे हैं, और कैरेक्टर भी क्या है, लंबाई का, यानी सेम कैरेक्टर है, लेकिन ट्रेड्स भले ही अलग हों। हाइट का अगर ये टॉल है और ये डॉर्फ है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रेड्स भले ही अलग अलग हो, लेकिन कैरेक्टर सेम होना चाहिए और सेम लोकेशन पर हो, सेम पोजीशन पर होना चाहिए, ठीक है। तो लोकस जब है तो लोकेशन से आया है, लोकस जो वर्ड है मतलब
लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, या फिर पोजीशन, स्थिति। तो समझ में आया एलील संकेतक जोड़ों को। अब यहाँ पर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने की है कि यहाँ पर देखो विपरीत लक्षणों के विपरीत, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स यानी विपर्यासी लक्षणों के पेयर को कोड करने वाली। तो यानी समझ लो एक लंबापन है, लंबाई कई दो कैरेक्टर हमने देख लिए, सॉरी दो ट्रेड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक है लंबा और एक है बौना, एक है बौना। लंबे को हम कहेंगे टॉल और इसको कहेंगे डॉर्फ, है ना। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी से कोड करेंगे, और इसे हम करेंगे स्मॉल टी से। अब आप बोलोगे स्मॉल टी अभी रुको, अब आप बोलोगे कि हम इसे डी से या फिर स्मॉल डी से करेंगे। टी से, टी कहाँ पे आ गया, टी कहाँ से आ गया? ये बात सच है कि हमने टी क्यों किया? तो देखो हम ये दर्शाने के लिए सिर्फ इतना सा समझो कि हम क्या करते हैं कि हम जीन, हम ये समझने के लिए कि वो जो कैरेक्टर है वो एक ही जीन का कैरेक्टर है, ठीक है। एक जीन के, एक कैरेक्टर के दो अलग अलग लक्षण हैं, दो अलग अलग सॉरी ट्रेड्स हैं, इसीलिए हम उसे डी से ना दर्शा करके स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोड करते हैं। संकेतक क्या है उसका? स्मॉल टी है, ताकि हम जब हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, जब संकरण करवाते हैं तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कि जीन वो डी कहाँ से आ गया। तो मतलब सिर्फ समझने के लिए। और आपके एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी है कि हम इस तरह से विपरीत उन्हें अलग अलग क्यों लिखते हैं, तो उसमें यह बताया गया है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है उसे बड़े अक्षरों में लिखा होगा, देखना पड़ना। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जो अपना F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जो अपना लक्षण दिखाता है, जो दर्शाता है, जो प्रभाव अपना दिखाता है, तो उसे हम बड़े अक्षरों में, और जो नहीं दिखाता उसे छोटे अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये एलील हो गया, युग्म विकल्पी, ठीक है। तो ये विकल्पी कैसे? टी हो गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये विकल्प हो गए। इसी तरीके से राउंड हो गया, और रिंकल्ड को हम कैपिटल, रिंकल्ड को हम डब्ल्यू ने लिख करके क्या लिखते हैं? स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होमोजाइगस, जाइगस, ठीक है, समयुग्मजी, समयुग्मजी और एवं हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या है? समयुग्मजी जब दोनों अलील समान हो, समान विशेषकों के हो, ठीक है। मान लो जब दोनों अलील, लिख देते हैं यहाँ पर, जब दोनों अलील यानी कि युग्म विकल्पी, जब मैंने क्या कहा था कि अलील अगर लिखकर आ जाए, अलील आ जाए या फिर एलील, तो कंफ्यूज मत होना, मतलब वही है, ठीक है। इंग्लिश में तो ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश में भी याद करके रखो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे होमोजाइगस है तो वो इस तरह से भी लिखा आ सकता है, होमोजाइगस, इस तरह से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, होमोजाइगस मतलब समयुग्म की, और हेटेरोजाइगस या फिर विषम युग्म की। जब दोनों अलील क्या हो? समान हो, समान हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। यानी कि टी हो गया और स्मॉल टी हो गया, ठीक है। विषम युग्मजी जब दोनों अलील, जब दोनों नहीं, जब दोनों में से कोई एक अलग होता है, ठीक है, अलग हो, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, यानी कि टी और स्मॉल टी। बात समझ में आई? ये अलील ही है, संकेतक जोड़े कोड कर रहे हैं ना, किस चीज़ से कोड कर रहे हैं हम? इसी चीज़ को बोलते हैं संकेतक जोड़े, ठीक है। तो इसमें से एक तो होगा टॉल का और एक डॉर्फ का होगा, ठीक है। ये टॉल को कर रहा है, ये डॉर्फ को कर रहा है, इसमें टॉल और डॉर्फ दोनों हैं। बात समझ में आई? जब दोनों अलील क्या हो? समान हो, तो उसे हम समयुग्मजी, और जब दोनों अलील में से, जब दोनों में से कोई एक अलील, ठीक है, या फिर एक विशेषक अलील जो है वो विपरीत हो या फिर अलग हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी बोलेंगे। बात समझ में आई? डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी
और अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्रभावी यानी कि जो F1 जनरेशन में अपना प्रभाव दिखाएगा, जो दिखता है नहीं, जो प्रभाव अपना दिखाएगा उसे हम प्रभावी बोलेंगे, और जो नहीं दिखाएगा उसे अप्रभावी बोलेंगे। ठीक है, यानी संकरण द्वारा प्रभावी, हम उस चीज़ को बोलते हैं प्रभावी। इसकी डेफिनेशन क्या है? संकरण द्वारा जो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है उसे हम प्रभावी, डोमिनेंट बोलते हैं। और अप्रभावी किसको बोलते हैं? जो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, प्रदर्शित नहीं करता उसे हम अप्रभावी या फिर रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों समान, प्रभावी जो है वो समान, जो प्रभावी के लिए एलिस जो है वो सेम हो। देखो यहाँ पर समझेंगे हम लोग जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके बाद हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, एक संकर संकरण, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो प्रभावी मतलब समझ लो टी और टी है, टॉल है, ऐसे समझो कि एक टॉल प्लांट है, यहाँ पर भी टॉल प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे टॉल प्लांट है, यहाँ पर भी टॉल प्लांट है। जब इन दोनों में संकरण हुआ, इन दोनों में हमने क्रॉस कराया तो एक टॉल प्लांट बना। टॉल में गैमेट्स बनेंगे, यहाँ मानो यहाँ पर गैमेट्स बन गए, इनसे फिर तो ये टी हुआ, यानी कि टॉल बना। प्रभाव ये दिखाएगा अपना। ठीक है, ये क्या है? प्रभावी है, प्रभावी है। दोनों ही प्रभावित है तो वो तो बात इजी है कि मतलब प्रभाव अपना दोनों दिखाएंगे। अब मान लो कि एक टी है और एक स्मॉल टी है, यानी कि एक लंबा है, टॉल है, और एक डॉर्फ है यानी बौना है। तो डॉर्फ को हम स्मॉल टी से दर्शाएंगे ना, मैंने बताया ना अभी कि हम लोग अलग अलग उसी के मतलब जो प्रभाव दिखाता है उसे कैपिटल से और जो नहीं दिखाता उसे स्मॉल से दिखाते हैं। तो जब हम इनमें संकरण करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो ये बनेगा लंबा। लंबा क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें एक तो है जो अपना प्रभाव दिखा रहा है, एक प्रभाव है, प्रभावी है। अगर एक है तो वो प्रभावी, अगर एक प्रभावी अलील है तो लंबा ही बनेगा। ठीक है, जो प्लांट होगा या फिर जो ह्यूमन होगा वो टॉल ही होगा, अगर दोनों एलील में से एक एलील टॉल है तो। ठीक है, तो प्रभावी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों एलील समान हो। अगर एक अलग और एक अलग होगा, दोनों विपरीत भी हैं तो भी जो प्लांट है जो टॉल बन जाएगा। ठीक है, अगर दोनों के दोनों स्मॉल हैं, ठीक है, दोनों के दोनों डॉर्फ हैं, बौने हैं, तो इसका एक टी बनेगा, इसका एक टी बनेगा। तो ठीक है, तो डॉर्फ बन रहे हैं दोनों, तो टी और टी, तो ये बन जाएगा अप्रभावी, यानी कि टी और टी, यानी कि डॉर्फ बन जाएगा। बात समझ में आई? तो टी जब हमने इस तरह से करवाया था ना, जब हमने इस तरह से क्रॉस करवाया तो इसमें टी और टी बना, तो यानी जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है, वो क्योंकि टॉल बन रहा है तो प्रभावी है, प्रभाव अपना दिखा रहा है। लेकिन स्मॉल टी है वो अप्रभावी है, वो अपना जो कैरेक्टर है वो नहीं दर्शा रहा, बौनापन नहीं दर्शा रहा, तो ये स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी हो जाएगा, वो रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर क्या है? डोमिनेंट है, प्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक लास्ट चीज़ हम लोग को पढ़नी है अब, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। क्या होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप? इसको हम बोलेंगे दृश्य प्रारूप और इसको हम बोलेंगे जीन प्रारूप। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जीन प्रारूप। दृश्य प्रारूप जो कि दिखाई दे, जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे। मेरे बालों का कलर ब्लैक है तो वो आपको दिखाई दे रहा है। अब बालों का कलर दो कंडीशन में हो सकता है, यानी कि जब मेरा हेयर कलर जो है, हेयर कलर का हम लोग अगर एलील्स बताएं तो हम क्या बताएंगे कि एक होगा H और एक होगा स्मॉल h, है ना, हेयर कलर। तो सॉरी, ब्लैक
ब्लैक और स्मॉल ब्लैक, यानी कि एक हो जाएगा भूरा। दो कंडीशन हो सकती है, यानी कि मेरे फादर का भी जो कैरेक्टर है, जो जीन है वो भी ब्लैक हो बालों का कलर, और मेरे मदर के जीन का बालों के कलर का जो जीन है वो भी ब्लैक हो, तो मेरे बालों का जो रंग है वो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्रभावी हुआ और दूसरा अप्रभावी हुआ, तो अपना प्रभावी वाला, क्योंकि एक तो प्रभावी है ना, एक तो प्रभावी है तो वो दर्शाएगा अपना कैरेक्टर, ठीक है। तो भी मेरे बाल जो है वो काले होंगे। बाहर से आप मुझे देख सकते हो कि मेरे बालों का कलर काला है, लेकिन आप मेरा जीनोटाइप नहीं बता सकते कि मेरे बालों का जो कलर है, काला कलर है, वो इसकी वजह से हुआ या फिर इसकी वजह से हुआ, ये नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो दिखे, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। जो बाहर से दिखता है, जो बाहर से दिखता है, उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे बालों का कलर आपको दिख रहा है। जीनोटाइप जो नहीं दिखता, ठीक है, हमारा जेनेटिक मेकअप हम जिसको बोलते हैं, मेकअप, ठीक है। अगर मेरे बालों का कलर है, जो मैंने जैसे कि बताया, दो कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। या तो मेरे यहाँ तो बी और स्मॉल बी से बना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बी जो है वो प्रभावी है, ठीक है, तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, ब्लैक होंगे कलर। और दूसरा कि दोनों प्रभावी होंगे तो भी ब्लैक कलर होगा, है ना, तो भी क्या होगा, ब्लैक कलर होगा। तो आप मुझे देखकर ये नहीं बता सकते कि मेरे अंदर जो एलील हैं वो ये हैं या फिर ये हैं, यानी कि मैं होमोजाइगस हूँ या फिर हेटेरोजाइगस हूँ, नहीं देखकर बता सकती ना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, फिर तो आप लोग जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब हम लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, ठीक है, एक संकर संकरण। तो आई होप ये वीडियो जो है सफिशिएंट रहेगी आप लोगों को। अगली वीडियो में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है, एक संकर संकरण के बारे में। तो आई होप ये वीडियो जो है यूजफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।